हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लास में हम जो है एक इकोलॉजी लेक्चर सीरीज को कर रहे हैं और अभी मैंने आपको आज जो लेक्चर ले रहा हूं उसमें आपको पढ़ा रहा हूं रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर। इस रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर में बेसिकली अभी तक जो मैंने आपको समझाया है उसमें जो है ये बात बताई है कि हमें क्यों ज़रूरत है इसको रिस्पॉन्ड करने की। अब जो रिस्पॉन्ड करता है ऑर्गेनिज्म वो तीन तरीके से मेजर जो आपको मेंशन किया गया है वो है कन्फर्मर, रेगुलेटर एंड पार्शियल रेगुलेटर। तो इस ग्राफ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस अप्रोच का क्या मीनिंग होगा ये आपको थोड़ा डिटेल में दिया गया है, तो इसको मैं अभी बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर इससे पहले मैं टॉपिक को शुरू करूं, अगर आप जो है इस चैनल पे न्यू हैं, अगर आपको ये मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं, इसके कंटेंट आपको नीट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में रेलिवेंट लगते हैं, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और इस चैनल के लिंक को डिफरेंट मीडिया प्लेटफार्म पे अपने स्टडी सर्किल में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसे सर्कुलेट करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाए। तो देर न करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है बेसिकली ये ग्राफ, जिसमें मैंने आपको बताया कि रेगुलेटर क्या है। जैसे हमने ह्यूमन में बॉडी टेम्परेचर को लिया और मैंने आपको बताया कि ये थर्मो रेगुलेशन भी हो सकता है, या ऑस्मो रेगुलेशन भी। जैसे ह्यूमन में दोनों रेगुलेशन है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में ये नहीं है। अगर ह्यूमन की बात ना करके यहाँ थोड़ा हम बड़े रेफरेंस में बात करें तो जैसा आपको पता है कि एनिमल किंगडम में जो दो ग्रुप हैं, जो दो टैक्सॉन हैं, एक जो बर्ड्स का टैक्सॉन है एप्स और एक जो मैमल्स के टैक्सॉन है, दोनों में थर्मो रेगुलेशन है और दोनों में ऑस्मो रेगुलेशन भी है। ऑस्मो रेगुलेशन छोटे ऑर्गेनिज्म में भी है क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक बार की थर्मो रेगुलेशन को थोड़ा इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन ऑस्मो रेगुलेशन बहुत ही क्रूशियल है, उसे करना ही पड़ता है। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में ऑस्मो रेगुलेशन है, बहुत छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म में भी ऑस्मो रेगुलेशन होता है किसी न किसी तरीके से। अब यहाँ जो दो दूसरी मैकेनिज्म है वो बता दूँ। कन्फर्मर का सीधा सा अप्रोच ये है कि एक्सटर्नल जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे इंटरनल को चेंज करने दें। जैसे अगर बॉडी टेम्परेचर की बात होती तो बाहर का टेम्परेचर जैसे जैसे बदलता वैसे वैसे ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को बदलते। यानी बाहर का टेम्परेचर अगर ठंडा होता तो इनकी बॉडी भी ठंडी हो जाती, बाहर का टेम्परेचर अगर गर्म होता तो इनकी बॉडी भी गर्म हो जाती। तो फिर क्या इन पे असर नहीं पड़ेगा? असर तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखो आपको समझाया ना मैंने कि अगर टेम्परेचर लगातार बदलता गया, जैसे जैसे यहाँ हम टेम्परेचर का रेफरेंस ले रहे हैं, तो इस रिएक्शन का ऑप्टिमम मैक्सिमम आउटपुट नहीं आएगा। और जब ऐसा नहीं आएगा तो एनिमल की एक्टिविटी के पे असर पड़ेगा। वो एनिमल उतना एक्टिव नहीं रह जाएगा जितना वो पहले होता, ठीक है, उसकी एक्टिविटी उतनी नहीं रह जाएगी जितनी कि वो पहले रहती। तो फिर एक क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया है कि नेचर को अगर ये बात पता थी तो सालों के एवोल्यूशन में, जो मिलियंस ईयर का जो एवोल्यूशन है, इन एवोल्यूशन में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इन सारे ऑर्गेनिज्म में ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म आई? क्यों ये कन्फर्मर ही बन के रह गए अगर ये इन्फीरियर है? तो बात ये है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो रेगुलेशन मैकेनिज्म है ये हाईली एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है और एनर्जी जो है वो लिमिटेड है अर्थ पे। तो अगर हर ऑर्गेनिज्म इस तरीके से एक्सपेंसिव हो जाएगा तो उतनी एनर्जी नहीं थी। तो आज की डेट में ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जैसे लिजर्ड है जो कि कोल्ड ब्लडेड है, जो वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड कंडीशन है ना, उसे आप ऐसे ही समझ सकते हो। जैसे ह्यूमन का मैंने वार्म ब्लडेड कंडीशन लिया तो वो रेगुलेटर है, और जो कोल्ड ब्लडेड हैं वो क्या हैं, वो कन्फर्मर हैं, ठीक है। जैसे जो कोल्ड ब्लडेड है तो कोल्ड ब्लडेड में जो लिजर्ड है वो क्या करती है, या कोई भी रेप्टाइल क्या करता है, जैसे डिजर्ट में वो है तो रातें तो बहुत ठंडी होती हैं। तो जब रात बहुत ठंडी होती है तो उस ठंड की वजह से उसके बॉडी की जो एंजाइम है वो बहुत इनएक्टिव फॉर्म में आ जाती हैं। वो अपने बॉडी के सिर्फ ज़रूरी फंक्शन को करते हैं
और बहुत सारे फंक्शन को उस समय नहीं करते हैं, वो बहुत इनएक्टिव बने रहते हैं, बहुत स्लजिश से रहते हैं, उन्हें देखने पे लगता है कि बिल्कुल मर गए होंगे। ठीक है। और जब सुबह धूप निकलती है तो अब बाहर के टेम्परेचर से वो अंदर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, यानी जो बाहर का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से वो धीरे धीरे अपने बॉडी को गर्म करते हैं, वो धूप को सेकते हैं। जैसे आपने क्रोकोडाइल को देखा होगा, वो पानी में रहता है लेकिन बाहर इसीलिए निकलता है ताकि धूप से अपने बॉडी को गर्म कर सके। अब गर्म करने के अपने रिस्क हैं। गर्म करने पे एक समय उसकी बॉडी इतनी गर्म हो जाती है कि ये रिएक्शन फिर से मैक्सिमम होने लगेगा। ठीक है। जैसे आप दूध को उबालते हैं तो एक समय ऐसा होता है कि वो मैक्सिमम दूध में उबाल आ जाता है, वो बाहर निकलने को होता है। तब ऐसा भी टाइम आएगा जब ये मैक्सिमम रिएक्शन की वजह से एंजाइम फिर काम करना बंद करेंगी, तब वो उस धूप की कंडीशन से भाग से छांव की कंडीशन में जाते हैं, जैसे क्रोकोडाइल पानी में चला जाता है ताकि वापस बॉडी को ठंडी किया जाए। तो पूरे दिन उसकी जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी में ये भी शामिल है कि लगातार अपने बॉडी को ठंडा गर्म करते रहो। जैसे इस बात को कुछ ऐसे समझो ना कि पुराने ज़माने में अगर आप मूवी देखते हैं तो पुराने ज़माने में जो कार होती थी उनमें जो रेडिएटर लगाए जाते थे कार को ठंडा करने के लिए, वो वाटर कूल होते थे। उसमें पानी डाला जाता था और पानी से इंजन को ठंडा रखा जाता था। तो जब गाड़ी ज़्यादा चल जाती थी कभी कभार और पानी नहीं पड़ता था तो गाड़ी गर्म होकर बंद हो जाती थी। तो अक्सर इस सिचुएशन को मूवी में ऐसे दिखाया जाता है कि हीरो आता था, बोनेट को खोलता था, उसका हाथ जल जाता था, फिर कुछ गालियां देते हुए डब्बा निकालता था और पानी की खोज में जाता था और हीरोइन से मिलता था, गाना गाता था। ठीक है। बट उसकी ज़रूरत नहीं है आपको हीरोइन और गाने की। बताना ये चाह रहा हूँ कि तब ज़रूरत ये थी कि बार बार उसमें पानी को डाला जाए और उसे ठंडा किया जाए। जब तक ठंडा नहीं होगी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। आज के समय में जो गाड़ियां आ रही हैं वो उनसे एडवांस वर्जन की हैं, उसमें कूलेंट पड़ते हैं जो वाटर से बेहतर कूल करते हैं। तो अब नहीं आप किसी को देखोगे कि वो जो है बोनेट खोले और बोनेट खोलने के बाद गाड़ी को ठंडा करने के लिए डब्बा उठाए और हीरोइन के पास जाए। तो पिक्चर वालों ने भी बदल दिया है ट्रेंड्स। अब गाड़ी जनरली पंचर हो जाती है। ठीक है। पंचर तो अब भी हो सकती है, तब वो से उतरना पड़ता है गाड़ी से, जो भी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे गाड़ियों का नया मॉडल में अब बेटर थर्मो रेगुलेशन है, लेकिन पुराने समय की गाड़ियां जो है वो रेप्टाइल जैसी थी कि उनको जो है बार बार ठंडा करना पड़ता था। ठीक है। ऐसे ही जो कोल्ड कंट्री थी वहाँ पे जो हम पानी डालते थे कि इंजन को ठंडा रखा जाए, वहाँ दिक्कत ये हो जाती थी उसमें बर्फ़ जम जाती थी, तो वहाँ पानी को गर्म रखना पड़ता था। तो कुछ समय तक तो उसमें अल्कोहल मिला के डाला गया जिससे फ्रीजिंग पॉइंट को कम किया जाए, जो आपने पढ़ा है ना राउल्ट्स लॉ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स। ठीक है। लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर है तो अब गाड़ियों में ये सब प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसे एडवांस कूलेंट आते हैं, ऐसे डीजल पेट्रोल बनाए गए हैं कि जो सब जीरो टेम्परेचर में भी जमते नहीं है और इंजन चलता रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो गाड़ियां भी रेप्टाइल से मैमेलियन बॉडी की तरह हो गई हैं। ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं था कि पहले वो चीज़ नहीं थी? क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी लगती है और टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने के लिए बहुत सारा पैसा लगा। तो आज की गाड़ी की कीमत जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है वो पुरानी गाड़ी के कंपैरिजन में बहुत महंगी है। ऐसे ही हर एनिमल उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब मैमल क्या करता है? मैमल की स्ट्रेटजी ये है कि उसे धूप छांव से मतलब नहीं है। आप उसे 3 दिन कमरे में अंदर रहे, 10 दिन रहे, वो धूप में नहीं निकल रहा तब भी उसके बॉडी का टेम्परेचर 37 बना है। कैसे? वो अपने फूड से उसे बनाता है, फूड को बर्न करता है और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो बाकी एनिमल ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उन्हें आज के जितना खाने की ज़रूरत पड़ती है उससे कहीं ज़्यादा उन्हें फूड की ज़रूरत पड़ती, और इतना फूड शायद हमेशा हर जगह अवेलेबल नहीं था। इसी वजह से जो रेप्टाइल्स है, जैसे जो क्रोकोडाइल या कोई रेप्टाइल्स है, अगर उन्हें महीनों खाना नहीं मिलेगा ना
तो वो जस्ट अपने बॉडी के मैकेनिज्म को बिल्कुल स्लो कर डालते हैं और इसके बाद जो है वो महीनों तक सरवाइव कर जाते हैं। मैमल की बॉडी हमेशा अच्छी नहीं है, इसके साथ मुश्किल है कि आप महीने भर फास्टिंग नहीं कर सकते, 2-3 दिन के बाद तो आप किसी को भी खा लेंगे, समझे इस बात को। तो हमारी मजबूरी ये है कि हम हंगर से पहले मरेंगे। जो वार्म ब्लडेड हैं ये तो खुश होते हैं, लेकिन हम हंगर से पहले मरेंगे क्योंकि हमारी बॉडी का मेंटेनेंस ज़्यादा है। तो जिन ऑर्गेनिज्म को कम मेंटेनेंस की बॉडी दी गई है तो उसका बेनिफिट भी है ना। उसका बेनिफिट ये है कि उस ऑर्गेनिज्म को जब खाना नहीं मिलेगा, जैसे जो पाइथन है, जो अजगर है, वो तो अपना एक शिकार करने के बाद महीनों तक काम चला लेता है, वो हिलता डुलता ही नहीं है। अब हमें लगातार एक्टिव रखना पड़ता है। मैं रेगुलेटर की बात कर रहा हूँ कि जो रेगुलेटर उन्हें लगातार एक्टिव करना पड़ता है। जैसे कि इसी को एनालॉजी आपको बुक में समझाई गई है कि गर्मी का मौसम आता है, एक्सट्रीम कंडीशन आती है, तो एक गरीब आदमी क्या करता है, गरीब आदमी को आप रेप्टाइल एम्फीबियन जैसा समझिए, कोल्ड ब्लडेड जैसा। वो गर्मी में बेचारा पंखा जल लेता है, पसीने बहा लेता है और ठंडी में कपकपा के शिवरिंग जो बॉडी में गर्मी पैदा करके जैसे तैसे रहता है। और एक अमीर आदमी क्या करता है, उसके घर में गर्मियों में एयर कंडीशनर है और सर्दियों में गीजर है, हीटर है, जिससे वो अपने माहौल को ऐसा मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए सूटेबल बनाए रखता है। तो उसका असर क्या पड़ता है, ऐसे देखने पे अमीर आदमी सही लगता है, लेकिन अगर वो डेली घर में एयर कंडीशनर चला रहा है, डेली हीटर चला रहा है, तो उसके बिजली के बिल भी बहुत आएंगे, उसके एक्सपेंसेज बहुत होंगे। और उस एक्सपेंसेज के लिए गरीब चाहे तो न कभी काम पे जाए तो उसके खर्चे भी नहीं हैं। उसे अगर खाना मिल गया किसी तरीके से तो बाकी चीज़ तो उसको चाहिए नहीं कोई लग्जरी। जब इनको ज़्यादा लग्जरी चाहिए तो इन्हें ज़्यादा मूव करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा पैसे कमाने पड़ते हैं। ठीक इसी तरीके से जो रेगुलेटर की बॉडी है वो दिखने में तो एडवांस दिखती है, लेकिन फिर इसका मेंटेनेंस इतना ज़्यादा है कि इसके लिए इन्हें हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है। जो कन्फर्मर है वो तो जब बुरा सिचुएशन आता है, एक यहाँ एक और बात आपको मेंशन की गई है कि एक समय ऐसा आता है कि ये कन्फर्मर जो है ना, इस बदलाव को कंटिन्यू नहीं रख पाता है। तो वो उसके लिए एक तरीका यहाँ रखा है जो आपको बताया है कि इसके अलावा एक तरीका ये है कि माइग्रेशन एंड सस्पेंशन, सस्पेंड करना। ये तरीका ये है कि स्पेस एंड टाइम, स्पेस एंड टाइम जो सस्पेंड होना है ये टाइम में माइग्रेट करना है, और जो माइग्रेशन है वो स्पेस में है। मतलब ये है कि जैसे अगर एनिमल इतना कैपेबल है कि वो कोई अनफेवरेबल जगह है और वहाँ रहना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, इवन रेगुलेटर तक, बर्ड्स भी माइग्रेट करते हैं ठंडी जगहों से, क्योंकि वहाँ रह तो वो सकते हैं, अगर उन्हें किसी तरीके से फूड मिल जाए तो वो रह सकते हैं। लेकिन अगर भागना एक अच्छा ऑप्शन है उनके पास तो वो भाग लेते हैं, उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। कहाँ भाग के जाते हैं, जहाँ कंडीशन फेवरेबल हो, और जब वापस अपने जगह पे फेवरेबल कंडीशन होती तो रिवर्स माइग्रेट कर लेते हैं। ये जो सस्पेंड होना होता है ये जैसे सीड है। सीड में क्या होता है फ्रेंड्स कि सीड में देखो, एनिमल का सीड एक एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के साथ उसमें क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड एंडोस्पर्म के फॉर्म में। तो सीड हैबिट का फॉर्मेशन प्लांट ने क्यों किया कि जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है, सीड में एक चीज़ आप देखते हो ना, आपने पढ़ा होगा डॉर्मेंसी, पहले वाला जो ये चैप्टर है रिप्रोडक्शन, उसमें आपने पढ़ा होगा प्लांट रिप्रोडक्शन में कि डॉर्मेंसी वो टाइम होता है जिसमें सीड अनफेवरेबल कंडीशन में खुद को बचा के रखता है एम्ब्रियो को, कि जब फेवरेबल आएगा तब ये जर्मिनेट करेगा। तो प्लांट के साथ मजबूरी ये थी कि प्लांट इनकी तरह, एनिमल की तरह माइग्रेट नहीं कर सकते थे। तो प्लांट ने ये सोचा कि हम टाइम में भाग लेते हैं, जब बुरा समय आए तो अपनी एक्टिविटी एकदम मिनिमम कर दो
और उसके लिए क्या है कि अपने फार्म को बहुत छोटा कर दो। जैसे एक बड़ा प्लांट जो है उसमें तो बहुत सारी लीफ होंगे, बहुत सारे सेल होंगे, बहुत सारा स्टेम रूट होगा, तो हर सेल की कुछ ना कुछ एनर्जी नीड होगी। और सीड उससे कहीं छोटा होता है, बहुत छोटा। जैसे बानियान प्लांट इतना बड़ा होता है और उसका सीड बहुत छोटा होता है। तो ये सोचो कि उतने बड़े प्लांट को जिंदा आप एक छोटे से सीड में रख सकते हो। तो छोटे से सीड में उसे जिंदा रखने में बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और उसका फूड एंडोस्पर्म उसके साथ पैक कर दिया जाता है। अब ये सीड तब तक वेट करता है जब तक कि फिर से फेवरेबल कंडीशन ना आए। तो ये किस तरीके का माइग्रेशन है, टाइम में फेवरेबल से अनफेवरेबल। जब तक वो अनफेवरेबल है तब तक माइग्रेट करता है। आपको कुछ एग्जाम्पल मेंशन है पहले वाले रिप्रोडक्शन के चैप्टर में कि कुछ एक सीड तो जो फिनिक्स प्लांट के हैं, खजूर के, वो तो हजारों साल सरवाइव कर गए हैं, ठीक है। और कुछ प्लांट के नॉर्मल सीड 4 साल 5 साल सरवाइव कर जाते हैं कि अगर 2-3 साल बारिश का पैटर्न नहीं सही रहा तो वो वेट कर लेंगे, क्योंकि एनिमल की तरह वो भाग नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ को बोला जाता है सस्पेंड। एनिमल में जो एम्ब्रियो बन जाता है एग में, उसका तो एक टाइम पीरियड है। जैसे मुर्गी का जो है, हेन का जो एग है, 21 दिन बाद चूजा निकलेगा ही, तो वो कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट है। और जो प्लांट का ये सीड है, ये सस्पेंडेड डेवलपमेंट है कि एक स्टेज में जाके एम्ब्रियो रुक जाता है, आगे का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वही जो सीड का जर्मिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं। और वो तब होता है जब उसमें फेवरेबल कंडीशन होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बात अब आपके समझ में आई होगी। नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि पार्शियल रेगुलेटर क्या। पार्शियल रेगुलेटर ऐसे हैं कि ये पहले तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कुछ बदलते हैं, लेकिन फिर एक टाइम आने के बाद ये अपने आप को बदल नहीं पाते हैं और फिर अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म रियलिटी में ऐसे ही होते हैं, ठीक है, पार्शियल रेगुलेटर ही होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को इंटरनल एनवायरनमेंट को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बदला नहीं जा सकता। यहाँ अब जैसे मैं कुछ आपको और एग्जांपल्स यहाँ थोड़ा बताना चाहूँगा कि जैसे देखिए यहाँ कुछ आपको एग्जांपल थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको, जो आपकी बुक में मेंशन है उनके भी यहाँ पे। जैसे यहाँ देखो रेगुलेटर में जो रेगुलेट करने के लिए मेंशन किया गया है, तो इसमें मेंशन किया गया है क्या चीज़, सम ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन द होमियोस्टेसिस बाय द फिजियोलॉजिकल समटाइम बिहेवियरल मीन्स। बिहेवियरल वही जो माइग्रेशन है, ठीक है। जैसे कि अपने बिहेवियर को बदल देना, जैसे कि नॉक्टर्नल हो जाना, बरोइंग में रहना, डायोरेनल होना। जैसे दिन के समय अगर बहुत टेम्परेचर है तो रात में एक्टिव होना, दिन में एक्टिव नहीं होना, तो टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। टू इंश्योर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, वही थर्मो। वो सारे बर्ड और मैमल में ये सारी चीज़ पाई जाती है। थर्मो रेगुलेशन आपको बता ही दिया है। यहाँ एक चीज़ आपको मेंशन किया गया है, ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर, जो कि मैंने आपको बता दी। और ह्यूमन में जो बॉडी टेम्परेचर है, इसके साथ साथ अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो शिवरिंग की मैकेनिज्म है बॉडी को गर्म करने की। कन्फर्मर में जो चीज़ें आपको मेंशन की गई हैं कि कन्फर्मर के लिए जो चीज़ आपको यहाँ डिस्कशन किया गया था कि एक डेटा दिया गया है कि 99% ऑफ द एनिमल और सारे प्लांट में ये कांस्टेंट एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो ये कन्फर्मर की तरह जीते हैं। इसका मतलब है कि उनमें जो ग्रोथ होती है, उनके जो चीज़ें, उनका जो परफॉर्मेंस होता है, ये रिएक्शन वो कभी मैक्सिमम फुल टाइम चल नहीं पाता है। जहाँ एनवायरनमेंट में जितना चेंज है, उन्होंने अपने आप को उस हिसाब से एडॉप्ट किया है। जैसे आपको बताया था टेम्परेट कंट्री में डेसिडुअस फॉरेस्ट, सर्दियाँ आ गई, पत्तियों को रखना पॉसिबल नहीं है तो पत्तियाँ ही गिरा दिए, बिना पत्तियों को 3-4 महीने काट लिए। वो डॉर्मेंसी की फेज है, उसमें ग्रोथ नहीं होती है।
फिर से स्प्रिंग आता तो फिर से ग्रोथ होती है। सीड हैबिट डेवलप कर लिया, कहीं भी सूखे का जो टाइम है, क्योंकि पानी को मैंने बताया था टेरेस्ट्रियल सिस्टम में ना लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आता है। डेजर्ट के कंडीशन में क्या होता है कि डेजर्ट में कभी कभी कुछ ऐसे डेजर्ट की कंडीशन है जहाँ बारिश बहुत थोड़ी सी होती है, तो वहाँ कुछ प्लांट में ऐसे बिहेवियरल डेवलपमेंट हुए हैं कि उनका लाइफ स्पैन कुछ हफ्तों का होता है, कि जब बारिश हुई, हो सकता है वो सालों बाद, 3 साल बाद बारिश हुई, तो बारिश होते ही वहाँ पे उनके सीड जो पड़े हुए थे डोरमेंट, वो जर्मिनेट होते हैं, उनमें फ्लावरिंग होती है, और इससे पहले कि ज़मीन की नमी ख़त्म हो, मॉइस्चर ख़त्म हो, वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। जो आपको लाइफ स्पैन बताया गया था, उनका लाइफ स्पैन 2-3 हफ्तों का ही होता है, और 2-3 हफ्तों में ही वो वापस सीड में चले जाते हैं, और फिर से वेट करते हैं कि जब वो फेवरेबल कंडीशन आएगी तब वो होंगे। इसी तरीके से आप देखते हैं बहुत सारे एनुअल, बाइनियल इस तरीके से होते हैं। तो जो एनुअल होते हैं वो पूरे साल ना होके एक ब्रीडिंग सीजन में रहते हैं, जैसे कि साल के 2-3 महीने में, जैसे देखो राइस प्लांट है, तो आप देखिए नॉर्थ इंडिया में राइस प्लांट सिर्फ बारिश के मौसम में ग्रो कराया जाता है, क्योंकि उसके लिए जितना पानी चाहिए तो वो 3 महीने में ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। प्लांट जर्मिनेट करता है, बढ़ता है, अपने सीड प्रोड्यूस करता है और वापस सीड में चला जाता है, क्योंकि सीड में चला जाएगा तो कंप्लीट कर लेगा। इसी तरीके से एनिमल भी करते हैं कि बहुत सारे आपको मैंने एग्जांपल बताए थे, जैसे जो लिजर्ड है वो गर्मियों में ही अपने लाइफ स्पैन को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि सर्दियों में बाहर रहना मुश्किल है। ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म इससे बचने के लिए, जैसे फ्रॉग वगैरह में हाइबरनेशन है, एस्टिवेशन है, समर स्लीप को एस्टिवेशन बोला जाता है। जब छोटे तालाब सूखने लगते हैं तो बहुत सारी स्पीसीज जो है मड में अपने आप को इनएक्टिव कर लेती हैं और अगली बारिश का वेट करती हैं। जनरली लोग ये समझते हैं कि बारिश हुई और आसमान से मछलियाँ बरसी, ऐसा नहीं होता। मछलियाँ उस मड में पड़ी थी, वो एस्टिवेशन की फेज में होती हैं। कई सारे जो प्लैंकटन भी इसे करते हैं, जिसे डायापॉज की फेज बोला जाता है, जो आपको मेंशन किया गया है, वो भी इनएक्टिव होके पड़े रहते हैं, और जब फिर से बारिश होता है, तालाब में पानी भरता है, तो सारी लाइफ अचानक से इकट्ठा हो जाती है। तो हमें लगता है कि ये सब आसमान से गिरा है, पुरानी कहानियों में बताया जाता था, लेकिन एज ए बायोलॉजी के स्टूडेंट, एज ए साइंस स्टूडेंट, आपको इनके पीछे की थ्योरी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन आप चलते हैं। ये सब बातें मेरे ख्याल से अब आप समझ गए हैं। अब अगला जो टॉपिक होगा फ्रेंड्स, वो होगा आपका, मैंने इसमें सारी लगभग बता दी है, एडाप्टेशन का। तो एडाप्टेशन को हम रखते हैं अगले लेक्चर के लिए, और उसमें जो है मैं आपको बताऊंगा कि ये सारा जो चीज़ें हैं, इन पे ध्यान देना कि ये शॉर्ट टर्म के, ये सारे जो है शॉर्ट टर्म का मैनेजमेंट है। कन्फर्मर शॉर्ट टर्म के लिए हुआ जाता है, पार्शियल रेगुलेटर या थर्मो रेगुलेशन। लॉन्ग टर्म में नहीं हो सकता है। लॉन्ग टर्म में कोई मैमल भी है, जैसे आपने सुना होगा कि जो बेयर्स हैं, जो भालू है, वो भी हाइबरनेट करता है ठंडी जगहों पे, ग्रिजली बेयर। तो ग्रिजली बेयर के पास तो हेयर है, बॉडी को गर्म करने की मैकेनिज्म है, तो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ये जो रेगुलेशन की मैकेनिज्म है, ये शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म है। यहाँ क्या मैंने आपको बताया है, लॉन्ग टर्म में तो एडाप्टेशन करना पड़ेगा, और ये एडाप्टेशन 3 रियल में होगा, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल, और वो करना ही पड़ता है। तो इसको हम रखते हैं अगले लेक्चर के लिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप यहाँ तक इस लेक्चर को देखना और इसे आप पढ़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।